मैं डॉक्टर महेंद्र कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर इन EAFM, बीकॉम पार्ट फर्स्ट, EAFM पेपर फर्स्ट, सेट आरल, सहरिया गवर्नमेंट PG कॉलेज, काला डेरा। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको विभेदात्मक एकाधिकार में मूल्य व उत्पादन निर्धारण, प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली, मूल्य विभेद व विभेदात्मक एकाधिकार पे प्रकाश डालूंगा। विभेदात्मक एकाधिकार या मूल्य विभेद एकाधिकार में संभव होता है। एकाधिकार में क्योंकि एक अकेला ही विक्रेता, वही उत्पादक और प्रतिस्थापन वस्तुओं का अभाव होता है और वही कीमत निर्धारक होता है, तो वही एक वस्तु का एक शहर में दो बाजारों में अलग अलग कीमत वसूल कर सकता है। तो ये केवल एकाधिकार में ही संभव है। तो मूल्य विभेद व एकाधिकार का अर्थ इस प्रकार है। एक एकाधिकारी वस्तु विशेष का अकेला उत्पादक एवं विक्रेता होता है। उसका अपनी वस्तु की पूर्ति पर पूर्ण नियंत्रण होता है, अतः वह अपनी वस्तु का मूल्य भिन्न भिन्न क्रेताओं से भिन्न भिन्न वसूल कर सकता है। एक ही शहर में एक वस्तु के कई मूल्य वो वसूल कर सकता है। एक एकाधिकारी द्वारा एक ही प्रकार की वस्तु के लिए विभिन्न ग्राहकों से अलग अलग मूल्य वसूल करने की प्रक्रिया को ही विभेदात्मक एकाधिकार के नाम से जाना जाता है या विभेदात्मक एकाधिकार के नाम से पुकारते हैं। विभेदात्मक एकाधिकार के स्थान पर विवेचनात्मक एकाधिकार, भेदपूर्ण एकाधिकार, विभेदीकरण एकाधिकार आदि शब्दों का भी प्रयोग किया जा सकता है। उदाहरण जैसे राज्य विद्युत मंडल घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं से विद्युत का मूल्य प्रति यूनिट कृषि कार्यों के लिए विद्युत के उपभोग की तुलना में अधिक ऊंचा वसूल करती है। तो यहाँ भी विभेदात्मक एकाधिकार हो जाता है। अतः ये विश्लेषण एकाधिकार का या मूल्य विभेद का ही एक उदाहरण है। विभेदात्मक एकाधिकार को विभिन्न अर्थशास्त्रियों द्वारा इस प्रकार से परिभाषित किया है। विभेदात्मक एकाधिकार के अर्थ को विस्तृत रूप से समझने के लिए हम विभिन्न अर्थशास्त्रियों की परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे, जिससे विभेदात्मक एकाधिकार का अर्थ पूर्ण रूप से अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाएगा। फर्स्ट, श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के अनुसार एक ही नियंत्रण के अंतर्गत उत्पादित एक ही वस्तु को विभिन्न क्रेताओं को विभिन्न मूल्यों पर बेचने की क्रिया को ही मूल्य विभेद कहा जाता है। सेकंड है, प्रोफेसर स्ट्रेगलर के अनुसार समान वस्तु के लिए दो या दो से अधिक मूल्य वसूल करने को मूल्य विभेद कहते हैं। थर्ड है, प्रोफेसर थॉमस के शब्दों में एकाधिकारी नीति की एक विशेषता ये है कि एक ही वस्तु या सेवा की पूर्ति के लिए भिन्न भिन्न भागों का उपभोक्ता से भिन्न भिन्न मूल्य लिया जाता है। इस प्रकार मूल्य विभेद विभिन्न व्यक्तियों, विभिन्न व्यापारियों, विभिन्न क्षेत्रों अथवा एक समुदाय का विभिन्न समुदायों में हो सकता है। फोर्थ है, प्रोफेसर बेन के अनुसार मूल्य विभेद विशेषतया विक्रेता की उस क्रिया की ओर संकेत करता है जिसके द्वारा वह वस्तु का एक साथ ही विभिन्न क्रेताओं से भिन्न भिन्न मूल्य वसूल करता है। निष्कर्ष के रूप में इन सभी परिभाषाओं से यह स्पष्ट होता है कि मूल्य विभेद एक एकाधिकारी की उस क्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा वह अपने द्वारा उत्पादित एक ही वस्तु के विभिन्न क्रेताओं से विभिन्न मूल्य वसूल करता है। तो भिन्न भिन्न मूल्य वसूल करने की प्रक्रिया को ही मूल्य विभेद कहते हैं। मूल्य विभेद के लिए आवश्यक तत्व व दशाएं कि मूल्य विभेद कब संभव होता है।
फर्स्ट पॉइंट, एकाधिकार की स्थिति। जब अगर बाजार में एकाधिकार की स्थिति है तभी मूल्य विभेद हो सकता है। एकाधिकार के बिना बाजार में मूल्य विभेद संभव नहीं है। सेकंड, मांग की लोच में भिन्नता। एकाधिकार के अंतर्गत जब दो बाजारों में, एक ही शहर में दो बाजारों की में उस वस्तु की जो मांग की लोच, अगर उसमें भिन्नता होती है तभी मूल्य विभेद हो सकता है, अन्यथा मूल्य विभेद संभव नहीं है। थर्ड, बाजारों का पृथकीकरण, कि जो बाजार है वो दो अलग अलग हैं और क्रेताओं को उस बाजार की जानकारी नहीं है कि एक्स बाजार में वो वस्तु किस कीमत पे मिल रही है और वाई बाजार में वो वस्तु किस कीमत पे मिल रही है। तो बाजारों का पृथकीकरण होना आवश्यक है। फोर्थ है, वस्तु की प्रकृति। कई बार वस्तु की प्रकृति के अनुसार भी मूल्य विभेद हो जाता है। पांचवा, कानूनी स्वीकृति। कई बार मूल्य विभेद के लिए कानून की स्वीकृति भी प्राप्त होती है, सरकार ही मूल्य विभेद कर देती है। 6, आदेश पर विक्रय। 7th है, उपभोक्ताओं के अधिमानों में अंतर। जब उपभोक्ताओं के अधिमानों में, प्रेफरेंसेज में अंतर होता है तो मूल्य विभेद संभव है। तो उपभोक्ताओं के अधिमान में अंतर होने से भी मूल्य विभेद हो सकता है। नेक्स्ट है, उपभोक्ताओं की अज्ञानता। उपभोक्ताओं की अज्ञानता के आधार पर भी मूल्य विभेद हो सकता है। नेक्स्ट है, विभिन्न प्रयोग। कई बार एक वस्तु के विभिन्न प्रयोग होते हैं तब भी मूल्य विभेद हो सकता है। नेक्स्ट है, प्रशुल्क की दीवारें। प्रशुल्क नीति, अगर सरकार प्रशुल्क नीति अपनाती है तो भी मूल्य विभेद हो सकता है। अब हम मूल्य विभेद के रूप या मूल्य विभेद के प्रकार पे अध्ययन करते हैं। पहला, व्यक्तिगत मूल्य विभेद। अगर व्यक्तियों के साथ मूल्य विभेद किया जाता है तो वो व्यक्तिगत मूल्य विभेद कहलाता है। सेकंड, भौगोलिक मूल्य विभेद। कई बार भौगोलिक मूल्य विभेद होता है। थर्ड है, व्यापार अथवा प्रयोग के अनुसार मूल्य विभेद। फोर्थ है, आयु, लिंग अथवा पद के आधार पर मूल्य विभेद। पांचवा है, समयानुसार मूल्य विभेद। छठा पॉइंट, वस्तु की प्रकृति अथवा आकार के अनुसार मूल्य विभेद हो सकता है। 7th है, वर्ग के अनुसार मूल्य विभेद। 8वां है, घरेलू एवं मूल्य विभेद। अब नेक्स्ट में हम अध्ययन करते हैं कि मूल्य विभेद का औचित्य, कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली, कि मूल्य विभेद का औचित्य क्या है, इसका महत्व क्या है, औचित्य क्या है। एकाधिकारी अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए मूल्य विभेद की नीति अपनाता है। मूल्य विभेद निम्न परिस्थितियों में लाभप्रद एवं उचित कहलाता है। नीचे के पॉइंट्स को अध्ययन करेंगे, इसमें मूल्य विभेद लाभदायक होता है। फर्स्ट है, जब मूल्य विभेद के अंतर्गत एकाधिकारी द्वारा निर्धन व्यक्तियों से कम तथा धनी व्यक्तियों से अधिक मूल्य वसूल किया जाता है तो तब मूल्य विभेद उचित कहा जाता है, क्योंकि इसमें वितरण की असमानताएं घटती हैं। इसलिए अगर निर्धन वर्ग से कम मूल्य, धनिक वर्ग से अधिक मूल्य कीमत ली जाएगी तो इससे आर्थिक कल्याण बढ़ता है, आर्थिक असमानता घटती है, तो मूल्य विभेद लाभदायक होता है। सेकंड है, जब मूल्य विभेद नीति अपनाते हुए कुल उत्पादन बढ़ता है तब देश एवं समाज की दृष्टि से मूल्य विभेद लाभदायक होता है। अगर उत्पादन में वृद्धि होती है तो भी मूल्य विभेद लाभदायक होता है। थर्ड, जब मूल्य विभेद की नीति अपनाने से समाज के अधिकांश लोगों की वस्तुएं सस्ती प्राप्त होती हैं तो मूल्य विभेद उचित कहलाता है। फोर्थ है, विशेषज्ञों डॉक्टरों द्वारा गरीबों से नीची दर से फीस लेने से गरीबों को लाभ होता है तो मूल्य विभेद लाभदायक होता है। मूल्य विभेद निम्न परिस्थितियों में हानिकारक एवं अनुचित कहा जाता है। इसमें पहला पॉइंट है, यदि मूल्य विभेद के परिणाम स्वरूप उत्पादन के साधन अनिवार्य आवश्यकताओं की वस्तुओं से निकलकर विलासिता की वस्तुओं में स्थानांतरित होती है तो मूल्य विभेद अन्यायपूर्ण होता है। अतः अनिवार्य आवश्यकताओं की वस्तुओं से अगर निकलकर विलासिता की वस्तुओं की तरफ बढ़ता है तो मूल्य विभेद अन्यायपूर्ण कहलाता है। इससे सामाजिक कल्याण और आर्थिक कल्याण नहीं होता है।
सेकंड, यदि मूल्य विभेद से एकाधिकारी की शक्ति बढ़ती है तथा वह उस शक्ति का दुरुपयोग उपभोक्ताओं के शोषण के लिए करता है तो मूल्य विभेद अनुचित माना जाता है। थर्ड, यदि मूल्य विभेद का प्रयोग राशि पातन के लिए किया जाता है तो वह उन लोगों के लिए अन्यायपूर्ण है जिनके विरुद्ध इसका प्रयोग किया जाता है। फोर्थ है, यदि मूल्य विभेद से वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो वह ग्राहकों के लिए हानिकारक होता है। लास्ट पॉइंट, यदि मूल्य विभेद से घरेलू बाजार से वस्तु के मूल्य ऊंचे रहते हैं तो वह देश के उपभोक्ताओं के लिए हानिकारक होता है। धन्यवाद।